नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका स्वागत है। आज स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ है इंडस्ट्रीज मिनिस्टर राजवर्धन सिंह दत्तीगांव। काफ़ी अहम पोर्टफोलियो है उनके पास, इंडस्ट्रीज और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट। लगातार बात होती है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की, तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में इस डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी भागीदारी है। चलिए, आज वो स्वदेश न्यूज़ चैनल में आए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे बहुत सारे विषय पे। सर, आपका स्वदेश न्यूज़ के चैनल में और इस कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा, बहुत अहम विभाग है आपके पास, क्योंकि अभी पिछले दिनों ही हम लोगों ने देखा प्रवासी भारतीय सम्मेलन, उसके बाद GIS समिट, बहुत इन्वेस्टमेंट की बात हुई। तो लगातार ये बात होती है कि इन्वेस्टमेंट के इंटेंशंस तो आते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट आता है? मतलब कांग्रेस भी ये सवाल पूछती है, ऑपोजिशन भी पूछती है, जनता के मन में भी आता है कहीं ना कहीं, लेकिन कितना इन्वेस्टमेंट हम सोच सकते हैं कि वाकई मध्य प्रदेश को आएगा? देखिए, डेफिनेटली आएगा। उसका बहुत बड़ा कारण है। प्रधानमंत्री जी अप्रवासी भारतीय दिवस इस देश में कहीं भी कर सकते थे। उन्होंने मध्य प्रदेश को अवसर प्रदान किया, इंदौर को अवसर प्रदान किया, कुछ सोच समझ के किया। हृदय स्थल है हमारे देश का मध्य प्रदेश। तो जब प्रधानमंत्री जी ने हमें अवसर प्रदान किया तो मुख्यमंत्री जी ने चुनौती को स्वीकार किया। हमने तैयारियां करी, बहुत कम समय था, और क्योंकि 2 साल कोरोना में हम लोगों ने गंवा दिए, उस दौरान इन्वेस्टर्स मीट भी नहीं हो पाई थी, तो ये गैप था। तीसरा, लोग क्वेश्चन कर रहे थे, करे इलेक्शन ईयर है तो क्या होगा, क्या फ़ायदा, इन्वेस्टर समिट करोगे फिर तो चुनाव आ जाएगा, तो कुछ हो नहीं पाएगा। इन सब बातों के बावजूद हम लोगों ने सक्सेसफुल अप्रवासी भारतीय दिवस भी करा और इन्वेस्टर समिट भी करी। और उसका सक्सेस का बहुत बड़ा रीज़न है, इन्वेस्टर कहीं भी जाता है तो अनुकूलता देख के जाता है, इकोसिस्टम देख के जाता है, फेवरेबल एनवायरनमेंट देख के जाता है। और उसका भरोसा करने का एक और कारण रहा, हम जब प्रायर टू द इन्वेस्टर मीट हम लोग जब अलग अलग शहरों में इस देश के गए, लोगों से मिलने, उनसे बात करने, मुख्यमंत्री भी साथ थे, चाहे हम पुणे गए, चाहे बॉम्बे गए, चाहे बैंगलोर गए, चाहे दिल्ली गए, तो हमारे साथ में हमारे जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड लोग हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने कहा हम भी चलेंगे। तो वो हमारे साथ आए और उन लोगों ने मध्य प्रदेश को इंट्रोड्यूस किया। उन लोगों ने कहा, वहाँ के लोगों को, उन्होंने कहा कि हम इतने साल से मध्य प्रदेश में हैं और जब से शिवराज सिंह जी ने बागडोर संभाली है, हमारा रिजीम आया है, इतना सपोर्ट उनको मिला है, इतना हर चीज़ में उनको एनकरेजमेंट मिला है, हर चीज़ में उनको कन्वीनियंस मिली है, उनका ग्रोथ हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आइए किसी भी सेक्टर में, और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो आने वाला इन्वेस्टर है उसने ऑलरेडी यहाँ पे इस्टेब्लिश इन्वेस्टर के एक्सपीरियंस के आधार पे मध्य प्रदेश आने का मन बनाया। और जब प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ पे आ गए, 3 देशों के राष्ट्रपति, 84 देशों के डेलीगेशंस फॉरेन कंट्रीज़ के, 35 हमारे दूतावासों के कुछ राजदूत और वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे रहे, यूरोपियन नेशंस और बाकी डेलीगेशंस हमारे बीच में रहे। तो इस सब का रिज़ल्ट ये हुआ कि पहली बार इतना फॉरेन पार्टिसिपेशन, पहली बार इतना एक्सप्रेशन, 15.5 लाख करोड़, रिजल्टिंग इन टू अबाउट 20 लाख जॉब्स। तो ये सब एक दिन में नहीं हुआ है, इसलिए हुआ है क्योंकि मध्य प्रदेश में लोगों ने बिलीव किया, यहाँ के महसूस किया, यहाँ के फील किया। और आप देखिएगा, ये नॉर्मल MOU नहीं हुआ है, एक्चुअली ऑनलाइन जाके उन्होंने इंटेंशन टू इन्वेस्ट किया है। आज जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त भी हमारा डिपार्टमेंट कार्यरत है, कुछ इन्वेस्टर्स की फ़ाइल प्रोसेस कर रहा है, कुछ इन्वेस्टर्स को ज़मीन दिखा रहा है, कुछ इन्वेस्टर्स को नई पॉलिसीज़ के बारे में बता रहा है, कुछ इन्वेस्टर्स से नई पॉलिसी बनाने के सजेशंस भी ले रहा है। तो हम ऑन द जॉब लर्न करके रेगुलरली इम्प्रूव करने के मोड में हैं, न सिर्फ पॉलिसी बनाने के बल्कि इम्प्लीमेंट करके एग्जीक्यूट करने के मोड में हैं। CM एवरी मंडे खुद मॉनिटर करते हैं,
खुद इन्वेस्टर से मिलते हैं। वेब पोर्टल्स पे भी हमने मे आई हेल्प यू का एक कॉलम बनाया है, जहाँ पे आदमी जाता है, इन्वेस्टर जाके अपना इशू बताता है और उसका रेजोल्यूशन करने के लिए हम बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी थी जो सीएम ने अनाउंस की, एक तो प्लग एंड प्ले, दूसरा कि जो अगर लैंड खरीद लेगा उसको 3 साल तक कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा, और उसके बाद आप तो ये जो 2 चीज़ें जो थी मुझे बहुत रेवोल्यूशनरी लगी। और जो हम भी थे वहाँ पे जब हमने अटेंड किया था, जो हमको एक बज़ दिखा था वहाँ पे, चाहे वो 3 दिन का प्रवासी सम्मेलन था या 2 दिन का GIS था, तो एक बज़ तो था। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आके ब्रांडिंग की, इंदौर की, उसके कारण मध्य प्रदेश की, आई थिंक इट वाज आप लोगों के लिए वो एक बहुत अच्छा गुड मैसेज फॉर यू पीपल। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा प्रमाण पत्र यही था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मध्य प्रदेश अजब है, गजब है और सजग है। हाँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जब कोई विश्व का इतना बड़ा नेता आके ये बात कहता है, और ऐसा व्यक्ति जो गुजरात का मुख्यमंत्री सालों तक रहा हो, देश का प्रधानमंत्री है, दुनिया उनको रिस्पेक्ट करती है। नेचुरली हम इनकरेज हुए, और न सिर्फ हम इनकरेज हुए, कॉम्प्लीमेंट भी हुए, और जो इन्वेस्टर्स वहाँ आए थे वो बहुत एक्साइटेड हुए और उनकी बिलीफ और स्ट्रेंथन हुई। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे अप्रवासी भारतीय दिवस के लिए आए लोग भी रुक गए इन्वेस्टर्स मीटिंग अटेंड करने के लिए, उस इवेंट को देखने के लिए, समझने के लिए। न सिर्फ उन्होंने आसपास घूम के महाकाल लोक के दर्शन किए, या मांडव गए, या ओंकारेश्वर गए, या वहाँ के भोजन का आनंद लिया, बल्कि उन्होंने ये भी तय कर लिया। अभी मेरे पास कल ही मैसेज आया, एक अग्रवाल फैमिली के इन्वेस्टर से, भाई बहन दोनों आए थे, तो उन्होंने मैसेज किया, बोले कि आपने पहचाना नहीं। तो फिर मैंने कहा इन्वेस्टर, तो बोले हाँ साहब हम इंदौर में मकान खरीदने जा रहे हैं, आप है क्या वहाँ? मैंने कहा क्यों मकान ले रहे हो? तो बोले आप ही ने तो कहा था कि इंदौर में IIT भी है, इंदौर में IIM भी है, 6ठी बार लगातार साफ शहर है, 10 साल तो हम तो वहाँ मकान ले रहे हैं और हम इन्वेस्ट करेंगे। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल। सिमिलरली जो NRIs है, उन्होंने कहा कि इतना पॉजिटिव चेंज मध्य प्रदेश में, तो ये सब चीज़ें रियलिस्टिक हैं। ये सिर्फ बोलने के लिए बोलना नहीं है, या कहने के लिए कागज़ों में नहीं है। तो धरातल पे ये निवेश निश्चित तौर पे आएगा, और आने वाले समय में आप देखेंगे ये आएगा, और ये साथ में और लाएगा। अब ये श्रृंखला बन गई है, और हम लिटरली उस फेज़ पे हैं जहाँ पे हम टेक ऑफ मोड में हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा था हम मध्य प्रदेश टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। इस इवेंट की थीम थी फ्यूचर रेडी, कार्बन न्यूट्रल, ज़ीरो वेस्ट। जो मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि बीमारू राज्य अब मध्य प्रदेश नहीं है, तो बीमारू राज्य से इस लेवल पे आना आपको क्या लगता है, क्या कारण रहे हैं? बहुत सारे कारण हैं मेरे ख्याल से। एक तो सबसे बड़ा कारण ये होना कि इस बात की ओर ध्यान देना कि सोशल इंजीनियरिंग ही सब कुछ नहीं होती है पॉलिटिक्स में। विकास अहम है, विकास आवश्यक है, विकास सामयिक है, और विकास रियलिस्टिकली लोगों के जीवन में परिवर्तन कर रहा है, और उनका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो रहा है। इस बात को उनको महसूस कराना है। विकास ये है कि अभी हम जब जाएंगे मतार्जन के लिए, तो महिला कहे कि हाँ मेरे को मकान मिला, हाँ मेरे को पीने को पानी मिला, हाँ मेरे बच्चों को रोज़गार मिला, ये तमाम चीज़ें हैं। तो इसलिए ये बड़ा अंतर है। तो अब वो हो रहा है। पहले सड़क के नाम पे सड़कें नहीं थी, आज 3 लाख किलोमीटर सड़कें हैं। बिजली के नाम पे पते ही नहीं थे, आज 25,000 मेगावाट प्लस हमारे पास इंस्टॉल पावर कैपेसिटी है, आउट ऑफ विच 22% रिन्यूएबल एनर्जी है। पानी के ठिकाने नहीं थे डेडिकेटेड, आज हमारे पास में 1000 MQM वाटर फॉर द इंडस्ट्री रिजर्व्ड है। हमारे पास करीब करीब 2 लाख एकड़ का लैंड बैंक है। हमारे पास में बेहतर कनेक्टिविटी है। हमारे पास में आज की तारीख में स्किल्ड मैन पावर कहीं ज़्यादा है। इंदौर में IIM दोनों हैं। हमारे जितने भी ITIs हैं प्रदेश भर में, हमने एक और कदम उठाया है। इंडस्ट्री कहती थी कि साहब हमें इंडस्ट्री तो हम खोल लें, मैन पावर कहाँ से आएगा, स्किल मैन पावर कहाँ से आएगा?
तो हमने उनसे कहा है कि एक सेमेस्टर आप ले लो, आपकी फैकल्टी भेजो, जो आपको चाहिए, जिस प्रकार का मैन पावर आपको चाहिए उसका ट्रेनिंग आप करो, इंडस्ट्री रेडी मैन पावर आप खुद बना के निकाल के ले जाओ। सिमिलरली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। एक नवाचार और हमने किया लैंड पूलिंग को लेके, जहाँ किसानों और इंडस्ट्री का निरंतर आपसी टकराव होता रहता था, आंदोलन हड़तालें होती थी, हमने उसको भागीदार बना लिया, वो शेयर होल्डर बन गया, खुशी खुशी उसकी ग्रोथ हो रही है। तो सिमिलरली जब जहाँ कम से कम टकराव होता है, जहाँ सबके हितों का ध्यान रखा जाता है, जहाँ विन विन सिचुएशन होती है, वहाँ विकास को रोक पाना मुश्किल है। बहुत अच्छी बात आपने कहा, जहाँ विन विन सिचुएशन होती है वहाँ तो डेवलपमेंट होगा ही। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ब्रांडिंग की, बहुत वो तो कह सकते हैं हम सोने पे सुहागा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इमेज जो है वुमेन सेंसिटिव सीएम की जी, वो हर वक्त वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। इसमें केवल वुमेन ही नहीं है, वो बच्चियों की, सबके एम्पावरमेंट की बात करते हैं। तो देखिए, आपका जो डिपार्टमेंट है इसमें एक बहुत अहम भूमिका निभा सकता है, तो आप किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं? निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी ने लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं प्रारंभ करी और आज पूरे देश में उनका अनुसरण हो रहा है। उसी का रिज़ल्ट है कि आप देखिए, जहां हमारा सक्सेस रेशो करीब 916 to 1000 था, आज हम 970 पर आ गए हैं। वुमेन एजुकेशन में को कहीं ज़्यादा हमारी बालिकाएं पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। इंडस्ट्री के पूरे एस्पेक्ट के अंदर हमने स्पेशली इसके लिए फोकस किया है गारमेंट्स और टेक्सटाइल्स पे, और ये एक ऐसा सेक्टर है जहां वुमेन एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज कुछ भी 50 से लेकर 70-80% तक जाता है, और उसी पे हम फोकस कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। निवेश हो सकता है कम हो, पर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। एक पूरा डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मिला था महिलाओं का, उन्होंने कहा कि साहब हम लोग स्पेसिफिकली चाहते हैं कि एक जोन हमें दिया जाए। उन्हीं के लिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए हमने पीथमपुर के पास एक डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल जोन भी बनाने का प्लानिंग किया है। ये सब चीज़ें इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आबादी का आधा हिस्सा ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा तो कैसे निरंतर हमारी जीडीपी बढ़ेगी, कैसे हमारा विकास और प्रोग्रेस पॉसिबल होगा, कितना हमारा मानव संसाधन अनुपयोगी हो जाएगा। तो उनका भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छी बात आपने बताई। और जब हम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, ये सालों से है, सदियों से है, इंडस्ट्रीज़ की बात आती है तो एनवायरनमेंट की बात आती है। हर वक्त ये होता है कि जितना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा उतना एनवायरनमेंट जो है वो उसकी प्रॉब्लम रहेगी। तो ये क्लैश को आप कैसे, इस क्लैश के बारे में आपका डिपार्टमेंट कितना सेंसिटिव है? ये आपने बहुत सही बात करी है, और इसके लिए ग्लोबल फोरम्स पे हमारे पीएम के कमिटमेंट्स हैं, चाहे पेरिस कन्वेंशन हो, चाहे दूसरे डिफरेंट जगह पे फोरम्स पे बात हुई हो। मध्य प्रदेश ऑलरेडी उस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ गया है, और हम लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी पे विशेष फोकस किया है। हमारा इस GIS इवेंट का थीम ही था कार्बन न्यूट्रल, ज़ीरो वेस्ट। हम लोगों ने प्लास्टिक का यूज़ वहाँ पे नहीं किया, आपने देखा होगा। जितने डेलीगेट्स हैं हमने सबसे ट्री प्लांटेशंस करवाए। ट्री प्लांटेशन से थोड़ा बहुत जहाँ भी एनर्जी हमारा लगा होगा उसका कार्बन क्रेडिट हमको मिलेगा, वो लोग उसको मॉनिटर कर पाएंगे, वो देख पाएंगे कि जो पौधा उनके नाम पे लगा है कैसे ग्रोथ कर रहा है। और ये सब एक मैसेज तो दिया ही कि मुख्यमंत्री खुद रोज ट्री प्लांटेशन करते हैं, पौधा लगाते हैं। हाँ। और रिन्यूएबल एनर्जी जो 15.5 लाख करोड़ के हमारे पास इंटेंशन टू इन्वेस्ट है, उसके अंदर 6 लाख करोड़ का इंटेंशन टू इन्वेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पे है। ये इम्पॉर्टेंट है। तो हम कॉन्शियसली उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, हम कॉन्शियसली उस पर वर्क कर रहे हैं, हम कॉन्शियसली इंडस्ट्री को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि आपका जो CSR होता है उसमें से भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इस दिशा में जाएं, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करें, और हम एनवायरनमेंट को सहेजें ताकि भावी पीढ़ी जो हमारी आने वाली है उसको शुद्ध हवा हम दे सकें जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली। सर, हमने आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड काफ़ी बातें की और आपने बहुत अच्छी जानकारी भी हम लोगों को दी। थोड़ा सा राजनीति पे आते हैं, क्योंकि आप लोग वैसे तो पॉलिटिशियन ही है, और आप जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति,
2018, फिर 2019-20 और अब फिर से विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। कैसे देख रहे हैं आप? कहाँ पाते हैं अपने आप को? बहुत सारी बातें होती हैं राजनीतिक गलियारों में। मेरे ख्याल से शिवराज सिंह जी ने जो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में काम किया है, और शिवराज सिंह जी के साथ उनकी पूरी टीम ने जो काम किया है, न सिर्फ मंत्रिमंडल बाकी हमारे तमाम वरिष्ठ नेतागण, चाहे नरेंद्र सिंह जी तोमर हों, चाहे प्रहलाद पटेल जी हों, चाहे खटीक जी हों, चाहे संध्या जी हों, चाहे फग्गन सिंह जी हों, या हमारा संगठन हो, एक टीम वर्क से काम हुआ है और जिसको जो दायित्व दिया गया उन्होंने उसका निर्वाह किया है। तो पूरी टीम के एफर्ट से और आज की तारीख में भाजपा के ज़मीनी संगठन की ताकत के आधार पे और जो विकास हुआ है वो अपने आप दिखेगा ही। मुझे इस बात में कोई संशय नहीं है कि भाजपा की सरकार फिर से बनेगी, और इसलिए भी बनेगी कि अब जो लोग हैं वो इस बात को समझते हैं और ये चाहते हैं कि जो विकास अभी हो रहा है वो कंटिन्यू करे, वो रुके ना, और इसलिए वो वापस बीजेपी को वोट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि सेंटर और स्टेट का कॉम्बिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और सेंटर में मोदी जी वापस आएंगे, इस बात का किसी को कोई संशय नहीं है। स्टेट में भी जो हमारा ग्राउंड लेवल का जो स्थानीय सरकार जिसे कहते हैं हम, चाहे पंचायती राज हो चाहे नगर निकाय हो, उसमें भी भाजपा को अच्छी सफलता मिली है। पंचायतों में अधिकांश लोग हमारे जीते हैं, तो वो ऑलरेडी ग्राउंड लेवल पे हमारा वर्कर एम्पावर्ड है, और सेंटर में ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का फंक्शनिंग से लोग सेटिस्फाइड है। स्टेट इसलिए मेरे ख्याल से लोग सेटिस्फाई होंगे क्योंकि 19.76 आज हमारा ग्रोथ रेट है एट द प्रेवलेंट प्राइसेस, जो देश में सर्वाधिक है। ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ये काम के आधार पे हुआ है, ये मेरे बोलने से नहीं हुआ है, ये एक्चुअली है। जीडीपी का कंट्रीब्यूशन हमारा 3.6 से 4.6 आया है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट आज हमारा 24% है, नेगेटिव था। और पर कैपिटा इनकम भी जो पर कैपिटल इनकम जहाँ मात्र 14,700 कुछ हुआ करता उस जमाने में, आज करीब 137 से 40। तो ये सब रियलिस्टिक ग्रोथ पैरामीटर्स हैं, ये हमारा ग्रोथ इंडेक्स है, ये फिगर मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फिगर हैं। फिर कमलनाथ जी आश्वस्त हैं कि 2023 में तो उनकी सरकार बन रही है। माननीय को शुभकामनाएं। नहीं तो उनका भी तो कुछ आधार होगा, वो लगातार सर्वेस करा रहे हैं। देखिए कभी उनका कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत है। कभी क्या होता है, और कांग्रेस का दुर्भाग्य है, मैं समझता हूँ कि वो इसी बात में निश्चिंत हो जाते हैं कि उनकी बुराई से हमारी भलाई हो जाएगी, लेकिन वो समय चला गया। आज किसी की बुराई करने से आप भले नहीं हो जाते, आपको वास्तविकता में कर्म के आधार पे अपने आप को प्रमाणित करना पड़ता है। जब वो सवाल करने पहुँचेंगे, चुनाव में उंगली उठाने पहुँचेंगे, तो उनसे भी तो पूछा जाएगा आपके वचन पत्र का क्या हुआ, आपके आवास के अधिकार का क्या हुआ, आपके दूध पे 5 रुपये बोनस का क्या हुआ, आपके समस्त किसानों के सारे कर्जे को 10 दिन में माफ़ करने का क्या हुआ, आपके रोज़गार भत्ते का क्या हुआ, आपकी जो मुख्यमंत्री कन्यादान का आपने 50,000 का कहा था, उसमें कितनी कन्याओं को, कितनी बेटियों को पैसा मिला। इन तमाम चीज़ों की बात तो होगी। आजकल आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार एक सवाल पूछ रहे हैं, बट वहाँ से जवाब नहीं आ रहा है। कमलनाथ जी से वो सवाल कर रहे हैं ना। हाँ बताइए, क्या क्या जवाब आप चाह रही हैं? देखिए मुख्यमंत्री जी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि हम निरंतर काम कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। कांग्रेस अगर सिर्फ उंगली उठाने का काम करेगी तो उससे अब काम नहीं चलेगा, और जब आप उंगली उठाते हो तो 3 उंगलियां आपकी तरफ रहती है। बिल्कुल। तो शिवराज सिंह जी यही गुनाह रहे हैं कि आप हमसे तो सवाल पूछ रहे हो, लेकिन जो आपके काम हैं
उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? और उनके जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि जो समय उनको मिला, पहली बात तो उनको, वो चाहते तो पूरी सरकार चलती, अगर उन बातों को पूरा कर देते तो पूरी सरकार चलती, वो नहीं चला पाए, अंतर्द्वंद से वो सरकार गई। और आज की तारीख भी कोई कांग्रेस में सब एक मत नहीं है, सब एकनिष्ठ नहीं है। बीजेपी में एक मत है। सब कहते हैं कि बीजेपी ही बहुत गुटों में बटी हुई है, एक महाराज गुट है, एक नाराज बीजेपी है। अंत्योदय के ध्येय से राष्ट्र निर्माण में कार्यरत रहने पर बीजेपी एक मत है, और इस बात पे किसी को कोई किंतु परंतु संदेह नहीं है कि हमें सरकार अवश्य रूप से बनानी है, मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है, भाजपा को पुनः लाना है, और इसके लिए सब कार्य करेंगे। बाकी जो पार्टी निर्णय करेगी करेगी। और जो बार बार बात होती है कि नया चेहरा है, चेहरा बदल जाएगा, जैसे कांग्रेस ने तो डिक्लेयर कर दिया, कमलनाथ उनके फेस हैं इस बार के इलेक्शन 2023 के। बीजेपी में क्या चेहरा बदलेगा? शिवराज सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी मोदी जी उनके नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। और जो बार बार बात आती है, हर वक्त ये बात उठती है, सिंधिया गुट के मंत्री, तो आप लोगों को बार बार ऐसे बोला जाता है सिंधिया गुट के मंत्री, सिंधिया गुट नाराज है, या तो कैसे आप लोग, क्या आप लोग मिल गए हैं बीजेपी में एकदम? देखिए, मेरे संबंध किसी से भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, उस परिवार से हमारी 3 पीढ़ी के संबंध जग जाहिर हैं। मेरे पिताजी जब 9 साल के थे, जब मेरे दादा शांतु राजमाता सिंधिया उनको ले गई थी अपने साथ, वो जनसंघ में रहे। मेरे पिताजी जनसंघ में थे, मेरे फादर रहे जनसंघ में, राजमाता जनसंघ में थी। बाद में परिस्थितियों के हिसाब से वो माधवराव जी के साथ आए, लेकिन उनके संबंध सबसे अच्छे रहे, उनके संबंध सबसे अच्छे रखें। मेरे संबंध सबसे अच्छे, मेरे नरेंद्र सिंह जी से बहुत अच्छे संबंध हैं, मेरे प्रहलाद पटेल साहब से बहुत अच्छे संबंध हैं, फग्गन सिंह जी से मेरी बहुत अच्छी निकटता है, तो उसमें शिवराज सिंह जी से मेरे अच्छे संबंध हैं। संगठन कोई आदेश देता वी डी शर्मा जी, मैं उसका पालन करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है फ़र्क जो कांग्रेस पीछे, मैं बताऊँ, अगर भाजपा को लगता है कि मेरी उपयोगिता फलानी जगह है तो मुझे वहाँ भेज देगी, और मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा कि मुझे वहाँ क्यों भेज रहे हो, मैं अपना कार्य करूँगा, कार्य संपादित करके पुनः आऊँगा, मेरा आकलन मूल्यांकन पार्टी करेगी। अगर मैंने अच्छा किया है तो उसके अनुकूल मुझे कार्य मिलेगा, अगर मैंने बुरा किया है तो मुझे सुधार के लिए बोला जाएगा। ऐसे हर व्यक्ति के साथ होता है। तो बात यह है कि आपके पास उपलब्ध मानव संसाधन को आप कैसे उपयोगी सिद्ध कर रहे हैं, या उसका मैक्सिमम ऑप्टिमम पोटेंशियल यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं, वो कांग्रेस नहीं कर पाती है। वो वहाँ पे एक संकीर्ण दायरे में बंध जाती है समस्या। ये भाजपा में प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है। आप देखिए, मुझे कहीं भी भेज देंगे, मुझे कोई भी काम बता देंगे जहाँ मुझे करना है। कांग्रेस पे रहे और अब भाजपा में है, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं है। कांग्रेस का एक अलग कल्चर है वर्किंग, बीजेपी का एक अलग कल्चर है, तो एक कल्चर से जब आप दूसरे कल्चर में आए, कल्चर अलग है, डेफिनेटली आप सही कह रही हैं, कल्चर अलग है, विचार अलग है, स्वभाव अलग है। हाँ। लेकिन एक सीधी सी छोटी सी बात है, खुद भले तो जग भला। आप अच्छे हो, सब आपके साथ अच्छे हैं, मैं आपका सम्मान करूंगा तो आप मेरा सम्मान करेंगे। तो ये बात, इसलिए आप लोग मिक्स हो गए। मुझे तो कोई समस्या नहीं, मुझे तो पहले भी नहीं थी। मैं चुनाव लड़ा, जिसके भी सामने जब भी लड़ा, हमारा व्यवहार हमेशा रहा। खिमराज पाटीदार जी मेरे सामने लड़े 3 चुनाव, उन्होंने जब मुझे घर बुलाया मैं गया, मेरे घर में गमी या खुशी हुई तो वो मेरे पास आए या मेरे घर आए। तो हमने उस राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को कभी व्यक्तिगत नहीं बनाया। मोहन सिंह जी बुंदेला और जिले की बात करूँ, मेरे पिताजी का बहुत कई मामलों में काफ़ी टकराव रहा, गुटबाजियाँ रही। बाद में एक ऐसा समय आया कि जब बैठ के बात हुई तो ठीक है, हमने साथ भी काम किया। इसी प्रकार से ऐसा नहीं है। देखिए, ये तो आपकी सोच पर निर्भर करता है, आप उसको किस नज़रिए से देखें। तो मुझे नहीं लगता कि जो आप लोग कह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं या कोई भी कहना चाह रहा है, भाई आप बताइए कि सिंधिया जी जैसे व्यक्ति को क्यों परेशानी आएगी कहीं भी। वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ राजमाता जी की मूर्ति रहती है,
उनका सम्मान किया जाता है, तो उनके लिए तो इतना ही बहुत है कि उनके परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य इस पार्टी के संस्थापक रही हैं, उनको पूरी पार्टी पूजनीय मानती है, तो वो तो इसी बात से गौरवान्वित हैं, प्रफुल्लित हैं, प्रसन्न हैं, खुश हैं, और हम भी खुश हैं, संतुष्ट हैं। तो मान सम्मान सबका बना रहेगा, बना रहता है, तो मेरे ख्याल से। कमलनाथ जी के नेतृत्व में भी आपने काम किया है और यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में, क्या कहेंगे, क्या डिफरेंस देखा आपने? अंतर दोनों की शैली में है, स्वभाव में है, पृष्ठभूमि में है। कमलनाथ जी एक राष्ट्रीय स्तर पे लंबे समय तक सत्ता में रहे, सरकार में चले, उनका वो अनुभव है। वो बहुत अच्छे मैनेजर हैं, उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, और उनका एक्सपोजर ग्लोबल है। शिवराज सिंह जी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जिन्होंने अपने कर्म के आधार पे धरा से शीर्ष का सफ़र तय करा, जन आशीर्वाद के माध्यम से। उनको उनके क्षेत्र में पाँव वाले भैया के नाम से जाना जाता है। एक साधारण सामान्य परिवार से उठ के आदमी संघर्ष करके चिलचिलाती धूप में, सर्द रातों में, दिन दोपहर शाम सुबह 24 घंटे 12 महीने कार्यरत रहता है, निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, आगे बढ़ता है, संगठन में काम करता है। 10 चुनाव उन्होंने जीते, तो अंतर है। 10 चुनाव कमलनाथ जी ने भी जीते, लेकिन दोनों का बैकग्राउंड अलग अलग है। वो वहाँ दून स्कूल एजुकेटेड रहे, संजय गांधी के बाल सखा रहे, इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र कहलाए। उन्होंने सत्ता जिस चरम पे देखी, कुछ चुनिंदा लोग इस देश में कभी देख पाए होंगे, तो बहुत फ़र्क है। यहाँ एक व्यक्ति आभाओं से उठ के शीर्ष पे पहुँचा, और उसके अनुभव से निकली लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं। दोनों में बहुत अंतर है। आप स्वदेश न्यूज़ चैनल में आप आए, आप क्या कहेंगे, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा अनुभव रहा। मैंने आपके बहुत सारे यहाँ पे स्टाफ से भी मेरी बातचीत हुई, अच्छा लगा। बहुत एक इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में हमारा इंटरेक्शन हुआ, और मैं स्वदेश न्यूज़ चैनल को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एक बहुत अलग प्रकार का यहाँ पे एनवायरनमेंट है, अलग प्रकार का चैनल है, अलग तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग प्रहरी तो हैं ही, जनतंत्र के चौथा स्तंभ हैं ही, अच्छा कार्य करेंगे, और सभी लोगों से लाभान्वित होंगे, और हमारे सशक्त के रूप में तो आप रहेंगे ही रहेंगे। जी बिल्कुल। सर, आपने स्वदेश न्यूज़ के इस कार्यक्रम सबकी बात में अपना समय दिया, हमारे ऑफिस आप आए, आपने इतनी सारी बातें की और इतने विस्तार में की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, अवसर प्रदान किया, धन्यवाद। तो दर्शकों, इस एपिसोड में हमने बात की इंडस्ट्रीज मिनिस्टर राजवर्धन सिंह दत्तीगांव से, जो कि एकदम कॉन्फिडेंस से लवरेज है। और ये क्यों ना हो, जिस प्रदेश की ब्रांडिंग खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आकर करते हैं, और उनके पास जो डिपार्टमेंट है इंडस्ट्रीज़ का, जिसके बदौलत मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर है, तो जाहिर तौर पे उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं हो सकती। तो इस बार के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।